अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी PTI का अब तक ये दावा है, गो के वो जेल में मौजूद हैं, कि पाकिस्तान के सबसे अवाम के अंदर मकबूल तरीन जमात अब भी तहरीक इंसाफ है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने 2024 के इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 अक्सरियत हासिल की। अलबत्ता उनके साथ धांधली की गई। आज पंजाब के अंदर, पंजाब का इलाका संबड़ियाल, वहाँ एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जिसके बाद सूरत हाल कुछ वाज़े होती दिखाई दे रही है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की जानिब से ये शिकवा अब भी मौजूद है, एहतजाज भी किया जा रहा है कि उनके खिलाफ धांधली हुई है। अलबत्ता हिना अरशद वड़ाइच अब तक लीड ले रही हैं और वो संबड़ियाल का ये ज़िमनी इलेक्शन जीत रही हैं। तो क्या हम इस तरह आज मौजू ये है, बात करेंगे कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर, खुसूसन हम बात करें वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का जो पिछले 1 साल की कारकर्दगी है, उससे पंजाब के अंदर डेंट पड़ा है तहरीक इंसाफ को, उसका वोटर जो है वो बददिल हुआ है, या अब भी पंजाब के अंदर वही मकबूलियत तहरीक इंसाफ की जो 2024 के इलेक्शन से पहले थी अब भी मौजूद है। इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एक बिल 18 साल की उम्र से कम की शादी नहीं हो सकती बिल पास किया गया था सदर की जानिब से, उस पर एतराज़ उठाया है मौलाना फजल रहमान साहब ने। और उनका कहना है कि मुल्क का चेहरा जो है वो तब्दील किया जा रहा है, यानी पाकिस्तान का। इस पर उन्होंने एहतजाज भी करने का इंदिया दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के खुद बानी PTI भी ईद के बाद एक बड़े पैमाने पर एहतजाज करना, या माजी में जिस तरह वो करते रहे, सड़कों पर आने के हवाले से बात कर चुके हैं। तो क्या ईद के बाद हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है? और ज़िमनी इलेक्शन की हम पहले बात करेंगे। मलिक शर्जील अवान साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तारिक अजीज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वफाकी दारुल-हुकूमत से हमारे साथ होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब कॉलमिस्ट हैं और तजिया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। संबड़ियाल इलेक्शन पे मैंने बात करनी है, और संबड़ियाल में आज हम देख रहे हैं कि हिना अरशद वड़ाइच साहिबा जो हैं वो 50% से ज़्यादा लीड कर रही हैं। अलबत्ता तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन के हवाले से सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहे हैं धांधली हो गई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी संगीन धांधली के इल्ज़ामात लगाए। जी बहुत शुक्रिया इरफान साहब। देखिए, मैंने तो पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि कोई एक इलेक्शन पाकिस्तान में अब फेयर नहीं हो सकता। एक अपरेंडस मॉडल तय कर लिया गया है कि किस तरीके से कंटेनर्स लगाने हैं, RO के ऑफिस के अंदर मुखालिफ पार्टियों को जाने नहीं देना, कैंडिडेट्स को नहीं जाने देना, पोलिंग एजेंट्स को नहीं जाने देना। मुझे तो इस पे बात करना या बहस करना इसलिए बेकार लगता है कि ये समझते हैं कि भाई इस तरह से इलेक्शन जीत के इसे मरियम नवाज साहिबा की कोई पॉपुलैरिटी साबित कर दे। हकायक उसके बिल्कुल बरक्स हैं। आपने सिंध में होने वाले हालिया ज़िमनी इंतखाब की भी शक्ल देख ली थी कि किस तरह से वहाँ जो है वो पुलिस ठप्पे लगा रही थी। यही हाल पंजाब का भी यही हाल है, कोई नई बात नहीं है। अब इस मुल्क में फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता सर, ये बात बिल्कुल वाज़ा है। इदारों ने वापस ये बात साबित कर दी है कि वो इस मुल्क में अब कोई फेयर इलेक्शन नहीं होने देंगे, सिवाय इसके कि एक बड़ी तहरीक चले, कोई तहरीक के नतीजे में कुछ तब्दीलियां हों और मुल्क में कोई फेयर इलेक्शन हो सके। जितनी बातें मैंने पिछले प्रोग्राम में कही थी वो सारी सच साबित हो रही हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता कि ये भी एक इंतहाई धांधली ज़दा इलेक्शन है। कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। जिस तरह कैंपेन चल रही थी, सारा सोशल मीडिया उसका गवाह है कि क्या कुछ हो रहा था। शर्जील साहब हमें बता दें कि वहां मुस्लिम लीग नून की कितनी पॉपुलैरिटी। ठीक है शर्जील साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो ये बात भी कर लेते हैं कि ठीक है, ऐसे मुस्लिम लीग नून कह रही है कि ये उनकी कारकर्दगी जो पिछले 1 साल की है उसकी वजह से वो इलेक्शन जीते हैं। क्या एक सूबाई सतह का ज़िमनी इलेक्शन, उससे ये किसी की कारकर्दगी जांची जा सकती है? अगर ये इसे हम फेयर इलेक्शन मान भी लें, जिस तरह नईम कुरैशी साहब कह रहे हैं इल्जामात लगा लें, उनको हम थोड़ी देर साइड पर रखते हैं, ये फेयर इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून जीत रही है अब तक की जो गैर हकमी नतीजा है उसके मुताबिक। इरफान साहब एक जुमला ऐड कर लें जी, पीपल्स पार्टी भी इल्जाम लगा रही है जो इनके साथ हम प्याला हम निभाना है जी, 6ठे नंबर पर है वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 1900 वोट ठीक है शर्जील साहब, एक ज़िमनी इलेक्शन से क्या ये फैसला किया जा सकता है कि पंजाब अब नून लीग का है फिर से? देखें, पहले तो जो कुरैशी साहब ने बात की है, कुरैशी साहब की इत्तला के लिए अर्ज है
कि पिछले जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं पिछले साल से अब तक, वो मुस्लिम लीग नून ने उसमें वाज़ेह बढ़तरी हासिल की है, जो कि अवाम का इत्मीनान है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर, खुसूसन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ऊपर, क्योंकि उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। और जो अभी इलेक्शन हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही, आज PTI के जितने भी लौंडे लबारे बैठ के ट्विटर के ऊपर ये कैसे आराइयाँ कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, नून लीग ने तो जब इनकी हुकूमत थी तब भी इलेक्शन जीता था, इन्होंने तो बड़ी कोशिश की थी, याद है आपको? यही सियालकोट का इलेक्शन था, बड़ा मशहूर इलेक्शन, डस्का का इलेक्शन था, मुझे अच्छी तरह याद है। शर्जील साहब, आपको याद है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो गायब हो गए थे धुंध के अंदर। इमरान खान ने तो अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जाम लगा दिया था, उस टाइम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर इनके थे, तो इनकी तो भाई बातों पे वो करना ही नहीं चाहिए। देखें अभी जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान का इस टाइम यकीन कह लेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का इस टाइम वो कह रहे हैं कि सब जितने भी, ये खाली मैं नहीं कह रहा, ये फॉरेन ये जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स जो इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, जो इंटरनेशनल हैं, इवन यूरोप के अंदर, सारे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में, पाकिस्तान ने, क्योंकि हम अमन पसंद कौम है, हमने तो पहले ये भारत ने तो पाकिस्तान के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अब इल्जाम लगा दिया था। हमने तो बड़े अमन के साथ, देखे हमने तो उस चीज को हमने टैकल किया है। हमने तो भारत को ऑफर की थी कि आए बैठ के हमारे साथ बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई किसी भी न्यूट्रल ममालिक से इन्वेस्टिगेशन करवा लें, तो भारत तो इस चीज के ऊपर उठे। और फिर जब भारत ने हमारे सिविलियंस पे अटैक किया है, तो हमने तो जवाबी कार्रवाई में उनके किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, हमने तो उनकी आर्मी ब्रिगेड को और उनकी एयर बेसिस को निशाना बनाया, क्योंकि हम अमन पसंद कौम और पूरी दुनिया इस चीज के ऊपर मुतासिर थी। और आज पाकिस्तान की आवाम ने, जो सियालकोट की और समरियाल की आवाम है, उन्होंने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में, हुकूमत के हक में ये फैसला दिया है। और ये चीज साबित हो गई है कि PTI जो मकबूलियत के रोना राब्ते थे, आज PTI जमीन बोझ हो गई है। और तो आज मैं आज जो PTI के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अपनी हुई, पहले मुस्लिम लीग नून यहाँ से 2024 के इलेक्शन में भी जीती थी, माजी में भी जीती रही है, तो अपनी सीट दोबारा वापस ले लेना आप समझते हैं शर्जील साहब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की? देखिए भाई ये बात ये है कि ये इन्होंने जो PTI ने सोशल मीडिया के ऊपर 3-4-5 दिनों से जो एक वो दिखा रहे थे, बहुत बड़े क्राउड आ गया, वहां पे आ गया। देखिए फैसला तो पोलिंग वाले डे के ऊपर होता है, और आज जो वहां की आवाम है उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हक में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हक में, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब के हक में, और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हक में और हमजा शहबाज शरीफ साहब के हक में फैसला दिया है। और ये साबित हो गया है कि सियालकोट जो नून लीग का घर था, है और हमेशा रहेगा। ये तो आज अवाम ने भाई फैसला दे दिया है, तो इसके ऊपर तो जो मर्जी अब ये रोने राब्ते हैं, जो मर्जी अब इनके लोंडे लपारे बैठ के शो करें, यूट्यूब के ऊपर जाके रोएं, जो मर्जी पिटें, जो मर्जी कुछ करें, ये आवाम ने फैसला दे दिया कि PTI, अवाम जो है PTI से मुतनफ़र हो चुकी है। और अवाम नहीं चाहते कि इनका रोना राब्ता हमेशा सुनता रहे। अवाम चाहते हैं कि उनके तरक्याती काम हो, अवाम चाहते हैं कि उनके लिए बेहतरी हो, और जो कि नून लीग की हुकूमत से डिलीवर कर रही है। ठीक है, कुरैशी साहब वो कह रहे हैं कि अवाम मुतनफ़र हो चुकी है, और माजी के हमने देखा था कि शेखुपुरा का इलेक्शन भी जीता था नून लीग ने, तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फेयर अब हो ही नहीं सकते, ये फैसला हो गया है, जबकि जो मेरी बहुत सोची समझी राय है और इनके अमाल से पता लगता है, जितने बाई इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं, कभी भी इलेक्शंस पे इतने इल्जामात नहीं लगे जो इस वक्त हो रहे हैं। आप बताएं, RO के ऑफिस बंद कर देते हैं, दूसरों को जाने नहीं देते, ये तो एक पुरानी कहानी है। साहब लेकिन माजी की आप चूंकि हिस्ट्री को हमसे बेहतर समझते हैं, जाहिर है आपका तजर्बा है, जब भी जिसकी हुकूमत होती है, हमने तो ये देखा है कि वो इलेक्शन हमेशा हारता हुआ दिखाई देता है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि हुकूमत है और वो जीत रहे हैं। इरफान साहब वो जीतते हैं जो पहले जिनकी हुकूमत अवाम के वोटों से बनी हो। इनकी तो अपनी हुकूमत 17 सीटों की हुकूमत है। ये वही ख्वाजा आसिफ का सियालकोट है जहां से वो राना डार से हार चुके हैं सर। ये वो इलेक्शन जीते हैं जिसमें मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, उनकी अपनी कभी आज तक इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि उन्होंने चंद सहाफियों के सामने खड़े होकर ये कहा कि मैं इलेक्शन जीता हूं अपने हल्के में। ये तो मैं इसलिए इस पे बहस नहीं करना चाहता, ये तो पुरानी बातें हैं। नवाज शरीफ साहब ने कब प्रेस के सामने आके दावा किया कि मैं जीता हूं? वो तो बेचारे खुद कभी ये नहीं कह सके, ये तो मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं। ये तो राना सनाउल्लाह क्या अभी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदे जो इस्टेब्लिशमेंट की खबरें देते हैं,
अभी मुनीर फारूक साहब की मैंने क्लिप देखी, वो कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के लीडर हमें बताते हैं कि हमारा कौन सा लीडर कितने वोटों से हारा है। ये मुनीर फारूक साहब ने कहा है। मुनीर फारूक साहब की खबरें कहां से चलती हैं आपको पता है। तो बात यह है कि 24 फरवरी का इलेक्शन जिस तरह फ्रॉड हुआ, उसके बाद अब यही हो रहा है। ये सारा तरीकाकार वही है, इस पे बात करना बेकार है। देखिए, मोहम्मद जुबैर कौन है? मोहम्मद जुबैर का ताल्लुक मुस्लिम लीग से नहीं है, आसिफ किरमानी साहब का ताल्लुक नहीं है, मुफ्ता इस्माइल साहब का नहीं है। क्या शाहिद खाकान अब्बासी जैसी सियासी संजीदा शख्सियत, क्या वो ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए? अभी 4 दिन पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब लीडर होते तो वो अपनी हार तस्लीम करके मुल्क को क्राइसिस से निकाल देते। ये शाहिद खाकान अब्बासी ने 4 दिन पहले कहा है, जो इनके वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ये सारे इनके लीडर हैं। मैं कतल कलाम की मादरत नईम कुरैशी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं साबिक वज़ीर आज़म, और भी बहुत कुछ कह चुके हैं। वो कह चुके हैं कि पनामा का जो केस है, ये अगर किसी इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस में लेकर जाए तो वो मुंह पे मार देंगे, आपके तो कोई केस ही नहीं था। फिर वो ये कहते हैं कि एवन फील्ड जो है वो कानूनी तरीके से मियां साहब ने खरीदा था, उनके वालिद ने खरीदा था, वो ये भी कहते हैं। तो भाई नवाज शरीफ साहब कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाते, इंटरनेशनल में करा लेते मामला, उस पर तो कोई एतराज ही नहीं है। सर, इंटरनेशनल तो उनको किसी ने गिल्टी करार दिया नहीं था ना, बरतानिया ने तो कह दिया था कि जो पैसा यहाँ आया है वो दुरुस्त तरीके से आया है। और देखिए, वो भी वही बात है कि वो एक ऐसी लातवीर बहस है कि फिर मैं कहता हूं, अगर हमें ये करना है तो फिर मनी ट्रेल आज तक उसकी आई है उन अपार्टमेंट्स की, आज तक आपको पता है उसका मालिक कौन है? कभी ऑफिशियली डिक्लेयर किया है किसी ने? जिस फ्लैटों में वो रहते हैं उसकी ओनरशिप का कभी एक्सेप्टेंस हुई है कभी उनकी? देखिए, इस बारे में तो इतनी बातें हैं कि पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस किस तरह निकल गए हैं, सब आपको नहीं पता। तो बात यह है, वो हम उस पर क्लासेस बहस करेंगे। असल बात है कि मौजूदा सूरत हाल में जो है देखना यह है कि मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ, मुस्लिम लीग के दोस्तों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपने ये तरीक़ाकार अगर किया तो ये 1-2 साल खींच सकते हैं आप इन तरीकों से, लेकिन पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए ये अच्छी चीजें नहीं है। जमहूरियत के लिए अच्छी चीजें नहीं है। हमें सीनियर सहाफ़ी वफाकी दारुल हुकूमत से तारिक अजीज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक साहब, इससे पहले कि मैं दीगर मौज़ूआत पे आपसे गुफ्तगू करूं, समड़ियाल के इलेक्शन पे आपसे बात करनी है। किसी एक सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो पहले ही नून लीग की सीट थी, उस पर दोबारा नून लीग जीत रही है और अब तक के गैर हतमी नताइज के मुताबिक तकरीबन जीत चुकी है, फैसला जो आ चुका है। तो इससे क्या ये तासुर जाना चाहिए कि नून लीग ने अपना जो कला समझा जाता था, लाहौर और जो अपर पंजाब है सारा, वो दोबारा वापस हासिल कर लिया मरियम नवाज साहिबा की 1 साल की परफॉर्मेंस ने? आप समझते हैं कि किसी एक ज़िमनी इलेक्शन से ऐसा तासुर जाना दुरुस्त नहीं होगा? थैंक यू इरफान। यार, बात यह है कि ये बहरहाल मैसेज तो जाता है कि पीएमएल की जो मकबूलियत समझा जाता था नहीं है, और पीटीआई की मकबूलियत है, और इनकी एस्टेब्लिशमेंट से मुबैना डील हुई है, महंगाई है और मामलात हैं। तो एक सीट का रिजल्ट का नतीजा जो है यकीनी तौर पर एक जो है इम्पैक्ट तो इसका लाजमी पड़ता है कि पंजाब के अवाम बिलखुसूस जो अपर पंजाब तक गुजरांवाला डिवीजन ये आता है सियालकोट में और या लाहौर डिवीजन में, तो यहाँ मेरा ख्याल है इस समेत पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने गेन किया है। उसकी जो है सीएम की पॉलिसीज की वजह से, और यंगस्टर में खास तौर पर आपने देखा होगा वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हर जगह पे पहुंच रही हैं, लैपटॉप्स दे रही हैं, या उनके साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन है। इवन कि आप देखें साउथ पंजाब में वो गई लिया में, उन्होंने मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया, एक बड़ा दहेरा मुतालबा था, कई दफ़ा वहाँ पे ऐलान हुए, लेकिन उसको जो अमली जामा नहीं बनाया जा सका। तो अभी वहाँ पे जो सीएम साहब ने ऐलान किया, तो एक सीट का नतीजा यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा उसका नहीं होता कि पूरा मुल्क का समझा जाए, लेकिन बहरहाल एक पॉजिटिविटी ये होती है कि एक गवर्नमेंट की, एक पार्टी की जो मकबूलियत है वो कहाँ खड़ी है, उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुआ है। तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून के ऊपर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। उनकी पॉलिसियों में वफाक हो, पंजाब हो, खारजा पॉलिसी हो, दिफा हो, फिनांस हो, तो उसके ऊपर ये इत्मीनान का इजहार एक सीट का जो है नतीजा, इसको बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं कर सकते या इसको ये नहीं समझ सकते कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसकी एक बड़ी अहमियत है कि मुस्लिम लीग नून की जो है, एक जो कहा जाता था इनका वोट बैंक खत्म हो गया है, ये अपर पंजाब में भी खत्म हो गई, तो ये तौसर खत्म हो गया। आज के इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन से इलेक्शन अगरचे सीट मुस्लिम लीग नून की ही थी, उनको ही मिल गई। वहाँ पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुकाबले में थी और पीटीआई भी थी, और
तहरीक लब्बैक भी यहाँ पे थे, तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट भी थे। तो ये एक अच्छा मुकाबला था, तमाम सियासी जमातों ने उसमें भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लिया और हस्बे वैत लोगों ने धांधली का भी कहा, लेकिन मुस्लिम लीग नून की ये सीट जो उसको वापस भी मिल गई। और तारिक अजीज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5वें नंबर पर, मैं देख रहा था तकरीबन 1900 वोट जो अब तक सामने आए थे उसके मुताबिक, उन्होंने भी संगीन इल्जामात लगाए कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन था जो ज़िमनी इलेक्शन। अब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में, उसकी पोजीशन आपको पता है कि कौन सी ऐसी सीट है। अगर देखे ना, अगर जीतने वाला 50,000 वोट लगाए, 30,000 35 लगाए, तो जो 30 सेकंड है वो सेकंड जो है ना आप है वो तो इल्जाम लगा सकते हैं। जिसको 1900 वोट टोटल पड़े हैं, 2000 भी नहीं पड़े और वो धांधली का इल्जाम लगाया, तो एक बड़ा ये मैं नहीं समझता कि इस बात की कोई खास अहमियत है। ये तो ऐसे ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या कहती, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक एक हिस्सा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में लबैक में भी आई, लेकिन 1900 वोट लेके और 30-40 हज़ार वाले को चैलेंज करना कि वो धांधली है, ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। मुझे ये देखने के मतलब ये तो पहली दफा कोई कैंडिडेट थे, नाम भी अब सुने, तो साथ ही वाले हल्के में गुजरांवाला में भी साहब भी तो नहीं जीते, वो तो बड़े पॉपुलर भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं, कई दफा मिनिस्टर है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे पंजाब में उसकी बहाली का भी कोई चांस नहीं, ना ही उसकी कोई ऐसी पॉलिसीज हैं कि जिसकी वजह से वो उसकी बहाली का कोई इम्कान हो। तो उनका ये धांधली का इल्जाम बिल्कुल एक फजूल है और बेबुनियाद है। ये कोई मतलब जो 2-4 हज़ार से फर्क से जो पीछे हो वो 5,000 से वो कहे तो उसकी बात में शायद वजन हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस किस्म का इल्जाम या इस किस्म का मुबैना तौर पर धांधली कहना मुनासिब रवैया नहीं है जी। अच्छा शर्जील साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बानी पीटीआई अब वो कह चुके हैं कि अब ईद के बाद जो है दमादम मस्तकल अंदर होगा, एक दफ़ा फिर सूबाई सतह पर एहतजाज किए जाएंगे, मुख्तलिफ बड़े शहरों में एहतजाज होंगे। कोई डील नहीं करूंगा वाज़े कर दिया, गो के अलीमा खान साहिबा का बीच में एक बयान आया था जिससे तासुर ये जा रहा था कि वो डील की ऑफ़र की जा रही है, अलबत्ता उससे पीछे हट गया। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने कहा कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है और हम उसी पॉलिसी पे खड़े हैं। आज मौलाना फजल रहमान ने उस बिल पे एतराज़ उठा दिया है जो कि सदर साहब की जानिब से कल दस्तखत किए गए थे, जिसमें 18 साल से कम उम्र की शादी की ममानियत पर। तो मौलाना साहब काफ़ी गम गुस्सा भी उनके अंदर देखा गया, उन्होंने कहा कि अब इस पे भी हम एहतजाज करने जा रहे हैं। तो ईद के बाद अगर मौलाना साहब, जिनके पास कहा जाता है स्ट्रीट पावर है, वो भी एहतजाज के लिए आ जाते हैं, पीटीआई भी एहतजाज करती है, तो फिर हुकूमत के लिए ज़ाहिर मसाइल तो होंगे। देखिए, जहाँ तक मौलाना, पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की है, मौलाना साहब से इंशाल्लाह बैठ के मामला तय हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह मौलाना साहब के साथ बात हो जाएगी, वो इतना नहीं है, हुकूमत बना लेगी मौलाना साहब को। लेकिन जो आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, देखिए उनके पास तो रोना बड़ाना ही है, उनके पास, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान कौम फौज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ी है, हुकूमत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हैं। अभी आपको पता है कल वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा कि हम पाकिस्तान में 2036 तक इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। इसमें मैं कहूँगा ये जो पौधा लगाया था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब ने और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब ने 2022-23 में जो रोड पे जो ट्रीज के हवाले से रोड मैप पेश किया था, ये उसके असरात हैं जो आपको आज नजर आ रहे हैं। और शहबाज साहब की और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब की पॉलिसीज की वजह है कि पूरी दुनिया इस टाइम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ कर रही है। तो जो पीटीआई ने के पास अब कुछ बेचने को कुछ नहीं है। पीटीआई वाले अलीमा खान कभी कहती हैं कि जी हमारे पास क्या लो क्या दो की क्या बात करोगे, जो अली मीन गंडापुर उठते हैं वो अलग बात करते हैं, बैरिस्टर गौहर अलग बात करते हैं, इनकी तो अपनी सभा में यूनिटी नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि फवाद चौधरी और वो इनके जो शहबाज गिल हैं वो आपस में गुत्तम गुत्ता है। फिर इनके वो जो इनके जो भगोड़े मेजर आदिल राजे हैं जो वो बैठ के वहां पे किस तरीके से फौज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा है, किस तरीके से दुश्मन की एजेंसियों से वो फंडिंग ले रहे हैं और किस तरीके से पीटीआई के हैंडलर जो बैठे हैं बाहर वो फौज पाकिस्तान के खिलाफ सरासर DGISPR के खिलाफ, हमारे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के खिलाफ वो वाहियात गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बताएं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ये काम गिरते हैं और फिर इनको पता भी है कि हमारा दुश्मन अभी भी इस ताक में बैठा हुआ है, अभी भी, क्योंकि मोदी के खिलाफ भारत के अंदर अपनी आवाजें उठ रही हैं। आज कांग्रेस ने उनके मोदी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का ऐलान किया है। तो मोदी तो इस टाइम अपने मुल्क में शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है। तो हमें तो इस टाइम तो अपनी फौज पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना है और फौज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ा होना है, क्योंकि अभी भी हमारा दुश्मन टला नहीं है। अभी
अभी हमने जो दूसरी जंग तो जीत ली है, फदाई जंग भी और मैदानी जंग भी, अब हमारी जंग है वो स्वार्थी मुहाज के ऊपर है, और जिस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और नायब वज़ीर आज़म इसहाक साहब डटे हुए हैं, तो हमें तो इस टाइम उस चीज के ऊपर फोकस करना है। बड़ा अच्छा होता है कि इमरान खान ये कहते हैं कि भाई इस टाइम मैं अपने मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं और जो फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के साथ खड़ा हूँ, और उल्टा उन्होंने वो अपने पुराने किस्से निकाल दिए कि जी बुशरा बीबी को कहा था। आपको पता है कि बुशरा बीबी की और फराह गोगी की करप्शन पकड़ने पर उस टाइम जो DGIS है और जो आज फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को निकाला गया था, किस मुल्क में ऐसा कुछ होता है? किस मुल्क में ऐसा होता है कि आप अपने इंटेलिजेंस चीफ को बल्कि सराहने की बजाय, उनको शाबाश देने की बजाय उनको विदिन 6 घंटों में सैक कर दें? ये किस मुल्क में ऐसा होता है? ये पाकिस्तान में इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ वो किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पैरों पर खड़ा हो गया है, और अब PTI जो मर्जी कर ले, चाहे जो मर्जी कह ले हम ये बंदे ले आएंगे फलाना लेंगे, लोग नहीं निकलेंगे, लोग बड़े बाशऊर। और आज का जो इलेक्शन था वो इस चीज का सबूत है कि PTI जमीन बोझ हो गई है, और PTI को अपने ऊपर बस अब समझने कफन ले लिया है और दफनाने का तकरीबन काम हो गया है। तो PTI का ये मिसाल है, सियासी आप कह सकते हैं, ज़ाहिर है अल्लाह बानी PTI और उनके सियासी तौर पे आप कह रहे हैं, मैं समझ गया। मैं कुरैशी साहब चूंकि गुफ्तगू बानी PTI पे आ जाती है और उनके जेल से बाहर आना ना आना इसी चीज़ पे बहस हो रही है। कुछ लोगों ने दावा कर दिया था, गो कि आज अंसार अब्बासी साहब की एक रिपोर्ट भी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने पता किया है, तो कानूनी तौर पे मुमकिन ही नहीं है कि वो ईद से पहले बाहर आ सकें। तो जो लोग दावे कर रहे हैं ईद से पहले बाहर आएंगे, और अगर आ सकते हैं तो किस तरह आ सकते हैं? क्योंकि फैसल चौधरी साहब जो कि खुद बानी के वकील भी हैं, उन्होंने 2 रोज़ कबल एक TV चैनल से बात करते हुए कहा था कि बानी के पास इस वक्त क्या है, कुछ है ही नहीं कि वो हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट को कुछ दे सके कि जिसके बदले में डील हो सके। तो वो उनकी पोजीशन अब इस वक्त वर्स्ट तरीन है जो पिछले 2 साल से। अदालतों ने फैसला करना है, इस चीज का फैसला अदालतों ने करना है, ना हुकूमत ने करना है ना किसी और ने करना है। इस टाइम फैसला अदालतों ने करना है। जी मैं चाहूंगा कुरैशी साहब, अब तो अपने वकील भी कह रहे हैं कि कुछ देने के लिए बचा नहीं है खान साहब के पास। देखिए मुझे याद है बहुत अच्छी तरह जब अलीमा खान के स्टेटमेंट के हवाले से आपने गुफ्तगू की, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे ईद से पहले उनकी रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। ये जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने सबसे पहले अपनी राय दी थी, उनका ख्याल था, लेकिन हमें मालूम था कि चूंकि 9 मई के कुछ केसेस में उनकी जमानत अभी बाकी है, इमरान साहब की जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से 8 केसेस थे, तो उसमें भी उनकी अभी जमानत नहीं है। तो मुझे लगता नहीं था कि वो जो अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी में अगर उनकी जमानत हो भी जाए तो वो रिहा होंगे, या ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्हें इतनी आसानी से जो इससे पहले रिहा कर देगी। आपको पता है कि उनकी रिहाई जो है वो इस हुकूमत की मौत है, सियासी मौत है। मैं भी वजाहत कर देता हूँ। तो बात यह है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान साहब के पास देने को कुछ भी नहीं है, ये फैसल साहब का अपनी एक राय है। मैं समझता हूँ उस शख्स के पास ही देने के लिए सब कुछ है, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। देर जरूर है लेकिन वक्त ऐसा ही है कि लोग उसके साथ हैं। जब भी फेयर इलेक्शन होगा, जब भी वो बाहर आएंगे, कोई सियासी जमात उन्हें चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं होगी। जितने भी गैर जानिबदार सहाफी हैं, आप उनके तज्जिए देख लें, आप उनके वीलॉग्स देख लें। जिन वीलॉगर्स को ये पाकिस्तान का ARY तो आपके हक में बोलता था ना। एक मिनट जनाब, देखिए वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जिन्हें आप पाकिस्तान दुश्मन वीलॉगर्स कहते हैं उनको छोड़ दें भाई, उसके अलावा भी बहुत लोग हैं इस मुल्क में। तो बात यह है कि एक शख्स पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहला शख्स है जो डटा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जिसकी जो इज्जत है वो आपके कहने से नहीं होगी। पाकिस्तानी कौम में उनको इज्जत देनी है तो वो खुद देगी, आपके कहने से नहीं होगा, आपके प्रोपेगेंडे से नहीं होगा मेरे भाई। पाकिस्तान की फौज की इज्जत आज का सवाल नहीं है, जब से ये मुल्क बना है फौज की हमेशा से इज्जत की जाती है। फौज की ने इतनी कुर्बानी तारीफ करें, मैं तारिक अजीज साहब काफी देर से खामोश बैठे तारीफ करें ना, आप कुल के तारीफ करें। भाई मैं तारिक अजीज साहब से थोड़ा मौजू इस तरह चेंज कर रहा हूं इसका। खुल के तारीफ करें, खुल के नाम लें। आप नाम क्यों नहीं लेते आप लोग? आपके ही तो आप कहते हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, वो कहना बाइस नहीं, तो ये बाइस नहीं तो और कैसी
तो अगर तारिक अजीज साहब मुझे सुन पा रहे तो नईम कुरैशी साहब, चूंकि आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं तारिक अजीज साहब काफी देर से खामोश बैठे हुए, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह दो तहरीकें, एक तरफ बानी पीटीआई ने तहरीक का ऐलान किया है और हर शहर के अंदर ज़ाहिर है वो इसकी नौयत थोड़ी मुख्तलिफ होगी, वफाकी दारुल-हुकूमत पर चढ़ाई का जो माजी में तजर्बात हैं वो अच्छे नहीं रहे, तो शायद अब थोड़ा सा उसे चेंज किया गया है। दूसरी तरफ मौलाना साहब भी आज नाराज़ नज़र आए, तारिक अजीज साहब, तो हुकूमत मना लेगी जिस तरह शर्जील साहब कह रहे हैं मौलाना साहब को? मौलाना साहब का एहतजाज जो एक लिमिट में होगा, उनका हमेशा वो हुकूमत से बाहर नहीं जाएंगे हुकूमत के लिए। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, मौलाना जो JUI हुकूमत के लिए कोई हर्डल पेश नहीं करेगी, कोई रुकावट नहीं बनेगी। उनका एहतजाज चूंकि उनका एक वोट बैंक है, इस्लामी वोट बैंक है, ये कैसे मुमकिन था कि वो इस कानून के ऊपर खामोश हो जाते? ये उनका एक टोकन किस्म का एहतजाज होगा, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे टोकन के तौर के ऊपर, क्योंकि उनका वोट मजहबी वोट है और वो इस बिल की हिमायत करके या इस पर खामोश रह के तो अपना वोट बैंक उनका ज़ाया हो सकता था। ये जस्ट टोकन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और दूसरा, मौलाना कभी भी, JUI कभी भी जिंदगी में ये गलती नहीं करेगी कि PTI के साथ मिलकर कोई एहतजाज करे। नहीं तो वो तो PTI के खिलाफ करने जा रहे हैं ना। मौलाना साहब ने साथ ये भी कहा है कि KPK में करप्शन के खिलाफ एहतजाज करेंगे, जो 40 अरब की करप्शन का भी स्कैंडल सामने आया था। तो ये अलग अलग दो एहतजाज हैं। ये टोकन के तौर पे एहतजाज है, PTI के खिलाफ एहतजाज है। जो कि PTI का एहतजाज है वो भी उनके ऐलान से ही पता चल गया है कि कोई ये मुल्क एहतजाज नहीं है, ये लिमिटेड होगा, अपने अपने सूबों में होगा, अपने अपने शहरों में होगा। तो वह बानी PTI हो या PTI अपोजिशन जमात, बड़ी जमात, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं है। अपोजिशन का यही काम होता है कि किसी बिल पे, किसी महंगाई के ऊपर, बजट के ऊपर एहतजाज करना, कॉल करना, मीडिया एक्टिविटी करना। इसके अलावा इससे नथिंग, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और कोई बड़ा एहतजाज यकीनी तौर पर नहीं होगा इस तरह से ना उन्होंने, जैसे कि उन्होंने, आपको पता ही है कि उन्होंने कहा जहां भी होता है तो सूबों में होगा या शहरों में होगा, कोई इस्लामाबाद को चढ़ाई नहीं होगी। तो वो भी जो एहतजाज है हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के लिए कोई बड़ी रुकावट हुकूमत नहीं होगा। तारिक अजीज साहब, आप बड़ी स्टेट और सीधी सीधी बातें करते हैं। बड़े साफ ये दावा कर रहे हैं कि बड़ी मुलाकातें हो रही हैं बानी PTI से, जो मुलाकातें हो रही हैं जेल के अंदर हो रही हैं, वो बाहर आ सकते हैं, किसी डील की ऑफर की गई है, इस किस्म की। आपसे जब बात होती है तो आप कह रहे हैं कि ऐसा माजी में भी हमने आपसे बात की, पिछले प्रोग्राम्स में आपने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई मुलाकातें नहीं हो रही, जो अपने लोग जाते हैं वही मिलते हैं। तो अब भी ऐसा ही चल रहा है? कोई बातचीत, बैकडोर कुछ चल रहा है या सारे दरवाजे बंद हैं? जी, पहले दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि कोई ऐसी बातचीत नहीं है। अच्छा। कोई बातचीत एक हद तक होती है, ठीक है। मैंने पिछले शायद कहा था कि मैंने इमरान खान के बात हो सकती है, खान साहब की बाहर आने की, खान साहब पार्टी को लीड करें, एहतजाज करें, अपनी शिकायत पे बाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। खान साहब को माइनस होना पड़ेगा तो उनसे बात हो सकती है। बाकी ये अमेरिका से एक वो डेलीगेशन आ गया है, ट्रंप आएगा तो ये बाहर आ जाएंगे, इलेक्शन होगा तो बाहर आ जाएंगे, ट्रंप की कॉल फोन आ जाएगी। आज ये अमेरिकन आए हुए हैं, कोई मुझे ये बता दे यार, अमेरिकन जो आए हैं उनके नाम क्या थे, कहाँ पे आए हैं, किस सिटी में वो आए हैं, किससे मिले हैं, अडियाला जेल गए हैं, कोई रिकॉर्ड में तो बात होगी ना। ऐसे एक दूसरे मुल्क के शहर या पाकिस्तानी ओवरसीज के लोग आए हैं, जेल गए हैं, मुलाकात हुई है, पैगाम लेके गए हैं, GHO गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं, ऐसा कुछ सब हवा में बातें हैं। कोई अगर नईम कुरैशी साहब के पास ऐसी मालूमात हों, कोई नाम बता सके कि जी अमेरिका से फलां बंदे आए थे और वो इन्फ्लुएंस उनका कितना है, उनके कोई हाफिज साहब से साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हुकूमत के साथ हैं या ट्रंप के साथ ताल्लुकात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हवा, कौन आया, कब आया, कहाँ गया, किससे मिला, क्या पैगाम हुआ, सब हवाई बातें, इसमें कोई नहीं है। जब भी कोई सब मुमलिकात आता है, तैयब अर्दगान भी जब आए थे पाकिस्तान में कुछ चंद महीने पहले, तो उस वक्त भी PTI साहब, ये भी खबर आपने दी थी मेरे पिछले प्रोग्राम में कि शाह महमूद कुरैशी साहब से हॉस्पिटल में मुलाकात करवाई गई थी, या की थी उन्होंने मुलाकात खुद से ख्वाजा साद रफीक साहब ने। तो क्या फिर वो माइनस की तरफ ही मामला आप जाते हुए देख रहे हैं कि बानी PTI को माइनस करके? और आपने एक मिसाल भी दी थी कि जो इस वक्त पोजीशन नवाज शरीफ साहब की है, इस पोजीशन के ऊपर शायद रियासत को बानी PTI काबिल कबूल हो। अजय भाई, अंदाजा यही तजिया यही है कि अगर खान साहब जो है अपने आप वक्ती तौर पे जो है खामोश कर लें, सियासत से जो है अपना ताल्लुक खत्म कर लें, खामोश होकर बैठ जाएं, तो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए कोई बचत की गुंजाइश मौजूद हो सकती है। अगर खान साहब देखें ना, खान साहब का जो एक टाइम था
मैं ये बात बिल्कुल ठीक है। एक टाइम था कि वो इस कौमी धारे में नेशनल इस पे शामिल हो सकते थे। जब फ़लस्तीन के ऊपर APC हुई, ऐवान सदर में हुई, पार्लियामेंट में हुई, जब फ़लस्तीन के मसले के ऊपर हुई, कश्मीर के मसले के ऊपर बात हुई, इस किस्म के मौक़ों पे ऊपर PTI का उस वक्त अगर वो पार्टिसिपेट करते तो शायद उनके लिए गुंजाइश बन सकती थी। उन्होंने हर वो मौका जहां वो कौमी धारे में शामिल हो सकते थे, एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हो सकते थे, या उनकी कोई माफी तलाफी या उनकी कोई गुंजाइश पैदा हो सकती, खान साहब ने हर वो मौका ज़ाया किया है। अब ना मौका है, ना गुंजाइश है, ना अब वो कोई ऐसा जो है उनकी ज़रूरत है। मुझे बताएं कि खान साहब के बगैर क्या मुल्क नहीं चल रहा। कोई इकोनॉमी भी ठीक हो गई है, दिफा हमारा ठीक है, जंग हम जीत चुके हैं, फ़ज़ाई बेहतरी हमने साबित की है, फ़ौज का मोराल बुलंद है, इत्तेहादी जमातें पूरे साथ खड़ी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर अभी जो है 5-6 मुल्कों का विजिट करके वापस पहुंचे हैं। तमाम मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। कोई ऐसी जगह कोई मुझे बता दें, आप बता दें, कुरैशी साहब बता दें। मुझे बड़ी खुशी है कि शर्जील मेरा छोटा भाई है, मुझे बड़ी मुद्दत बाद इसकी शक्ल देखने को मिल गई है। अगर शर्जील साहब बता दें, कुरैशी साहब आप बता दें कि खान के बगैर कौन सा काम है जो नहीं हो रहा, जो आएंगे तो उसको क्या हुकूमत को क्या सपोर्ट मिल सकती है। चलिए कुरैशी साहब आपसे जान लेते हैं कि अगर बानी PTI की पोजीशन ये हो कि माइनस, क्योंकि बानी PTI ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ तो कुछ नहीं है, एक शख्स ही पूरी तहरीक इंसाफ है, तो कैसे मुमकिन है कि उन्हें अगर माइनस कर दिया जाए तो फिर तहरीक इंसाफ की कोई शक्ल बाकी रहे? उन्हें माइनस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो माइनस हो तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब में और इमरान खान में यही फर्क है। मैंने तो पहले भी कहा था कि तारिक अजीज साहब ने ये बड़ी मजेदार खबर दी कि नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए, जबकि बेचारे जबरदस्ती उनको शामिल करते रहते हैं, जंग के डिजाइन उनके नाम करते रहते हैं। लेकिन इमरान खान की पार्टी सिर्फ इमरान खान के नाम पे है और इमरान खान न कभी माइनस होंगे, न कभी इस तरह कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और तारिक अजीज साहब बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बहुत जल्द हालात तब्दील हो जाएंगे। मुल्क के अंदर जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, मईशत की तो बात ही आप मत करें। मईशत का तो यह हाल हो गया है कि आज मुराद अली साहब का बयान है कि IMF जो है वो हम पे ज्यादा जो है वो टैक्स न लगाए, मजीद टैक्स न लगाए ज़राअत पे। आज हमारी हुकूमत की हालत ये है कि ये मुतालबे कर रहे हैं, दरखास्तें कर IMF से, तो हम यहाँ पर आ गए। मैंने जितनी भी फिगरें लास्ट टाइम दी थी, और आज आप देख रहे हैं, उस दिन शर्जील साहब मुझे कह रहे थे, मैंने कहा था 1027 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है FBR का, तो कल 31 मई वो साबित तो नहीं कर पाए ना कुरैशी साहब, ये डंडी तो ना मारे, वो साबित तो नहीं आप कर पाए ना कुरैशी साहब। मैंने तो आपको कहा था, आप मेरे साथ पिछले किसी चैनल पे मेरे साथ शो पे थे, मैंने तो आपको कहा था कि इसके ऊपर एक शो कर लिया जाए। बल्कि इरफान साहब आप इसके ऊपर, ये माशियत के ऊपर करते हैं तो शो कर लिया जाए। मैं बता दूंगा फैक्ट फिगर से आपको, मैं बता दूंगा, मुनाजरा करना कहीं भी आप कहते हैं। अगले शो की बात कर रहे हैं, अगले शो पे इकोनॉमी पे बात करेंगे। करें, बिल्कुल करें। मैं भी बताऊंगा ना जी, मैं भी बताऊंगा कि पाकिस्तान को किस तरीके से नून लीग की हुकूमत ने बचाया। 2012 से 2013 में 5 रोड मैप दिया था, और 2017 में मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, आपके क्या नाम है, दुनिया के जो मोडीज की रेटिंग में उठा देख लें, पूरी दुनिया कह रही थी पाकिस्तान आने वाले वक्तों में G20 में शामिल होगा। ये मैं नहीं कह रहा। और आपको पता है जब इसहाक डार साहब ने हुकूमत छोड़ी थी, और जब वो तो उस टाइम पर पता है आपको स्टॉक मार्केट कितने ऊपर रेट कर दी, 50,000 इंडेक्स से ऊपर उस टाइम रेट करी। 2017 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। अब जो 2022 में जब मुस्लिम नून की हुकूमत मिली थी, उस टाइम महंगाई की शरह 13.9% थी। पाकिस्तान तो सब कह रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब चला जाएगा। पीटी वाले डेली कहते थे। इसहाक डार साहब को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब की क़यादत में 3 के तहत एक रोड मैप पेश किया था, और आज उसके असरात हैं कि आज पाकिस्तान में पैरों पे खड़ा हो गया है, और पूरी दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रही, पूरी दुनिया कह रही है। आप वर्ल्ड बैंक की कल की रिपोर्ट उठा के, वर्ल्ड बैंक कल क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है पाकिस्तान में 2036 तक के इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डीरेल है? आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट शायद सर, मैं देखिए, मैं आपके साथ एविडेंस से बात करूंगा, क्योंकि मैंने तो आपको कहा है आप फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर ले। मैं नहीं कह रहा वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है। आप मुझे आपको मैं दिखा भी देता हूं वर्ल्ड बैंक क्या है। इस पे ना मईशत पे हम शर्जील साहब डिटेल से हम करेंगे प्रोग्राम। हम देखिए, ये जो मकबूलियत की बात कर रहे थे, देखिए ये पीटीआई का कोई नहीं है, ये देख लें सर, ये पीटीआई का कोई नहीं है। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये पढ़ लें ये क्या कह रहा है वर्ल्ड बैंक, ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। तो इसका किसको जाता है?
इसी वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है इस रिपोर्ट में। सर मैंने तो आपके सामने खोल के रख दिया है। वो इसी रिपोर्ट के कुरैशी साहब बात करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ और भी है जो हुकूमत के खिलाफ जा रहा है। कुरैशी साहब बताइएगा। शर्जील साहब आप ये बड़ी ज्यादती है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक एक जुमला मुझे कहने दीजिए जा रहा है। जी ठीक है, एक जुमला तारिक अजीज साहब भी ऐड करना चाह रहे हैं। जी मुझे सब ये जो कुरैशी साहब कह रहे थे, नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए इक़्तिदार की सियासत से, ज़ाहिर वो पार्लिमानी सियासत में इक़्तिदार नहीं है, वो PM CM नहीं है। ये दो चीज़ें हैं, हुकूमती फैसले अलग हैं, सियासी फैसले अलग हैं। जो मुस्लिम लीग नून के सियासी फैसले होते हैं वो नवाज शरीफ साहब के बगैर कोई एक फैसला भी, वो मामूली से मामूली भी फैसला उनके पूछे बगैर नहीं होता। वो अपनी पार्टी के ऊपर उनकी गिरफ्त मुकम्मल तौर पर है। ज़ाहिर वो ड्राइविंग सीट पे शहबाज साहब हैं। जी कुरैशी साहब आप बस रिपोर्ट के हवाले से कुछ बता रहे थे। बड़ी अच्छी बात की है इरफान साहब, मुझे बात करने देंगे। इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर बात की है, आप इनके शो पे मुनाज़र रखें। मैं इस पे शो कर लेता हूं, इकोनॉमिस्ट भी हम ले लेंगे, जो न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट हो इस पे डिटेल से बता सके। आपको याद हो पिछले साल आपके शो में बैठ के इन्होंने कहा था। हमारा वक्त मुकम्मल हो गया। नईम कुरैशी साहब कॉलमिस्ट तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, तारिक अजीज साहब सीनियर सहाफ़ी वफाकी दारुल हुकूमत से हमारे साथ मौजूद थे, और मलिक शर्जील आवान साहब मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, आप भी हमारे साथ मौजूद। सबड़याल के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली है, जिसके बाद नून लीग का यह दावा है कि उन्होंने अपनी खोई हुई साख पंजाब के अंदर बहाल कर ली है, क्योंकि इससे कबल जो शेखुपुरा का इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन, वो भी मुस्लिम लीग नून कामयाब होने में, वहाँ जीतने में कामयाब हुई थी। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है, तहरीक इंसाफ है, उनका ये ख्याल है कि धांधली हुई है, और जब तक ये हुकूमत है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, ये उनके इल्ज़ामात हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।